नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। कोरोना की मार, कोरोना की आफत, कोरोना की दहशत आम नागरिकों को परेशान कर रही है। हालांकि हमारी सरकारें भी सजग हैं, सतर्क हैं, प्रधानमंत्री तक लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन यह जो कोरोना है, भले ही कहें कि इसमें थोड़ी हल्की है, बुखार है, खांसी आ जाएगी, लेकिन लोग परेशान हैं। और एक ये भी कारण है कि न जाने क्यों लोग सतर्क भी नहीं रहते हैं। कहाँ से ये धारा चलती है, ये भी बार बार कहा जाता है, मास्क लगाइए, लेकिन नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपनाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लगता है कि चूक भी हो रही है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत मिश्र। अनंत जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनंत जी के बारे में मैं बताऊं, हम क्या बताएं, ये कानपुर शहर जानता है। छात्र जीवन से लेकर के दलगत राजनीति तक में बोलती आवाज, चहकती आवाज, और इन्हें लोग प्यार से अंटू कहकर पुकारते हैं। जहां खड़े हो जाते हैं वहां पर सेवा, धर्म, स्वभाव, सद्भाव सब कुछ बहने लगता है। एक मिलनसारिता का दौर शुरू हो जाता है। जितना सानिध्य अनंत ने कानपुर को दिया, हो सकता है कि उतना उन्हें न मिला हो कानपुर से, लेकिन कानपुर आज भी उनकी बोलती को सुनना चाहता है। और हम अपेक्षा करेंगे कि अनंत शीघ्र ही अपने इस कानपुर को अपनी चहकती आवाज से फिर गुंजाएंगे। अनंत जी, आपने देखा होगा कि किस तरीके से कोरोना की पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, जिसने तो उलझन में डाल दिया सबको। अब तीसरी लहर भी आ गई है। कुल मिलाकर के आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए वर्मा जी, सबसे पहले जो मैं कहना चाहता हूं आपके कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से, ये मेरी कही बात नहीं है, ये एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हिंदुस्तान एक बड़ा देश है और उसका सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है। सरकार कोई भी हो, लेकिन जिस तरह की ये पैंडेमिक की पहली लहर, दूसरी लहर और अब तीसरी लहर हम लोग देख रहे हैं, ऐसी मेरे जीवन में 50 वर्ष से ऊपर मेरी आयु हो चुकी है, हम लोगों ने कभी भी अनुभव नहीं किया। और हम लोगों ने अनुभव नहीं किया, सरकारों ने भी अनुभव नहीं किया, डॉक्टर्स ने भी, किसी ने अनुभव नहीं किया। पैंडेमिक के बारे में हम लोग सुना करते थे, पढ़ा करते थे, और अब हम लोगों ने देख भी लिया। सबसे पहले जो हमारे स्पेशलिस्ट, मैं डॉक्टर पेशे से नहीं हूं, परंतु अनुभव के आधार पर आप लोगों से ये बात शेयर कर रहा हूं कि जो हिदायतें सरकारों के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, समाज सेवी संगठनों के द्वारा, प्रेस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दी जाती हैं, उनको हमको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और गंभीरता से इसलिए लेना चाहिए क्योंकि जो वायरस है वो अदृश्य है और वो इतना बड़ा स्वरूप ले चुका है, इतनी लोगों की जानें जा चुकी हैं
तो अब तो कम से कम लोगों को उसके प्रति सजग रहना चाहिए। छोटी छोटी हिदायतें हैं, जैसे मास्क पहनना, थोड़ी दूरी बनाकर चलना, लिफ्ट में लिखा है कि 3 लोग चलें तो 3 ही लोग चलें, और धैर्य के साथ उन सब का अगर अनुपालन किया जाए तो इसका जो फैलना है, जो इसकी ये वायरस फैलता है, इसका फैलाव जो है वो उतनी स्पीड से नहीं हो पाएगा। तो सबसे मुख्य चीज ये है, क्योंकि देखिए कोई भी सरकार हो, कभी भी ऐसी स्थितियों में जो भी संभव प्रयास है वो निश्चित रूप से करने का प्रयास इसलिए करती है क्योंकि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि बदनामी नहीं चाहती, या ये नहीं चाहती है कि हमने कुछ नहीं किया लोगों के लिए। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले हिदायत और उसके बाद इलाज। लेकिन जरा हमको अनुज जी ये समझाइए कि क्या कारण है कि हिदायतें बराबर दी जाती हैं लेकिन वे प्रभावी नहीं दिखती हैं। आप बाज़ारों में देखिए भीड़ होने लगती है, कार्यक्रमों में भीड़ होती है, हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा, हालांकि अब तो रुक गई है, चुनाव भी कोरोना के साए में हो रहे हैं। सवाल ये उठता है, ये एक मानसिकता होती है या फिर सिस्टम होता है ऐसा जो कायदे से उसको व्यवस्थित नहीं किया जाता है, जिसके कारण लोगों में ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं हो पाती है? क्योंकि ये भी एक बड़ा मूल सवाल है। या लोग अपने जब नेताओं को देखते हैं और लोगों को देखते हैं कि अरे साहब ये तो बिना मास्क के चल रहे हैं, या फिर जब ऐसी बातें आती हैं बड़ा हल्का है तो इसलिए उस पर लापरवाह हो जाते हैं। क्या आप मानते हैं इसको? आपकी बात से मैं सहमत भी हूं, असहमत भी हूं जी। देखिए, हर व्यक्ति को अपने अपने कम से कम प्राण बहुत प्रिय होते हैं, और कोई भी ये नहीं चाहता कि असामयिक उसका जीवन का अंत हो बीमारी से। लेकिन एक लापरवाही और हर चीज को गंभीरता से न लेना तब तक जब तक आप उस परेशानी की गिरफ्त में ना आ जाएं, यही मूल कारण है जिसकी वजह से आप ये सड़कों पर देखते हैं। दूसरी चीज, हमारा जीवन का जो तरीका हो गया है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि जैसे सरकार का आदेश आता है कि फला तारीख को कोरोना कर्फ्यू में जो लॉकडाउन है उसमें ढील दी जाएगी, तो आपको दिखेगा कि सड़कों पर एकदम से भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इस चीज को समाज सेवी संगठनों को जिम्मेदारी लेना चाहिए। ये सरकारों के मात्र कह देने से नहीं हो सकता है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को भी आगे आना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी के मानने वाले लोग हैं, हमारे देश में बड़े नेता हैं जिनकी उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझ के, जो कि लोग करते हैं, अपने अपने दल के जो मानने वाले हैं, जो उनमें आस्था रखते हैं, उनको हिदायत देनी चाहिए, उनको कहना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि सिर्फ सरकार का में जो दल है उसी ने सिर्फ नहीं किया काम, तमाम दलों ने राहत के कार्य किए, तमाम समाज सेवी संगठनों ने काम किया। और लोग, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम ऐसे समय पे हिंदुस्तान एक होके खड़ा हो जाता है। इस पैंडेमिक को लड़ने में हमारे यहाँ कई जगह शिक्षा का अभाव है, कई जगह उतनी समझ नहीं है लोगों में, लेकिन उसके बावजूद भी इतने बड़े देश में इतनी बड़ी आबादी के बाद भी आपने देखा कि बहुत से लोग जो इस बीमारी की चपेट में आए, जिसका कहा जाता है कि कोई इलाज
नहीं है, उनका इलाज हुआ, वो पूर्णतः स्वस्थ हुए। वैक्सीनेशन का जहां तक सवाल है, वैक्सीनेशन के लिए तमाम लगातार प्रधानमंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा, सभी दल के नेताओं ने कहा कि वैक्सीनेशन आप लोगों को कराना चाहिए। वैक्सीनेशन पूरे दुनिया में वे लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। हमारे देश में वैक्सीनेशन बहुत स्तर पे हुआ। तो वैक्सीनेशन प्रिवेंशन है। तो पहली और दूसरी के बाद ये जो तीसरी लहर आई है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग एक्सपोज हो सकते हैं, जो जिनसे ये फैल सकता है, उसमें एक बड़ा भारी प्रतिशत वैक्सीनेट हो चुका है और अब बूस्टर डोज भी लग रहे हैं। सरकार बार बार कह रही है, दल बार बार कह रहे हैं और लोग भी अब समझ रहे हैं कि बूस्टर डोज लगाने से हमारा कोरोना से बचाव हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बूस्टर डोज सारे प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी आपको सजग रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और मास्क पहनकर ही आपको निकलना चाहिए। एक तो ये है कि कोरोना एक वैश्विक देखा जाए तो इसका स्वरूप है और बड़े बड़े देश इसकी चपेट में आ गए, भारत भी चपेट में आया। लेकिन कभी कभी लोग कह देते हैं कि अगर हमारी सरकारें पहले से इतना सतर्क हो जाती, हमारी सरकारें पहले से और काम कर लेती, तो शायद ये भयावह स्थिति नहीं आती, ऐसा लोगों का मानना है। अगर अपने सिस्टम को मजबूत कर लिए होते, सबक कर लिए, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक भी हो गई? ये पैंडेमिक ये स्वरूप ले रहेगा जी, ये शायद किसी को नहीं मालूम। किसी को, इससे तो आप सहमत होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों लहर, फर्स्ट पहली लहर और दूसरी लहर में जो मैं सेवा यथासंभव कर सकता था वो मैंने करने की कोशिश की। और उसके दौरान मैंने ये देखा कि जितने हमारे सरकारी डॉक्टर्स थे, जितने प्राइवेट डॉक्टर्स थे, शायद पूजनीय हैं। उन्होंने जितनी मेहनत से काम किया और उससे ज्यादा मेहनत से काम, आप अनुमान लगाइए कि उस दौरान हम लोग घर से निकलने से डर रहे थे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, और हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, ये उसी समय हमारी सेवा कर रही थी। देखिए, कहीं आलोचना, कोई ऐसी बात हो, घटना हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, वो बात अलग है। लेकिन इसके बावजूद भी हम जो लोग चले गए, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन जो बचे हैं उनकी सेवा हुई है, उनका इलाज हुआ है, और इलाज करने वाले भी जो लोग थे उन्होंने अपनी जान की फिक्र किए बिना, क्योंकि उस समय देखने को यह था कि एक एक डॉक्टर उस समय हजार हजार पेशेंट्स को डेली देख रहा था, और घर जाते थे वो अपने परिवार से नहीं मिल पाते थे, और वो भी तो कोई स्टील के नहीं बने थे, तो वो भी तो इन्फेक्ट हो सकते थे, उनकी भी तो जान जा सकती थी, और कई डॉक्टरों की जान गई बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। दूसरा, एक जो आपने कहा कि सरकारें तैयार नहीं थी, एक छोटी सी त्रुटि हमको दिखती है। वो त्रुटि ये दिखती है कि जैसे एक तो सरकारी तंत्र है और एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तो हमने सरकारी तंत्र में भी इलाज किया और प्राइवेट में भी किया। ठीक है कि सरकार की ये मंशा ठीक है कि प्राइवेट नर्सिंग होम्स ज्यादा पैसा ना लें, लेकिन इसके बावजूद भी जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स थे उनको सरकारी सुविधाएं अगर
थोड़ी सी ज्यादा और मिल जाती तो और बेहतर स्थिति हो सकती थी। उसका कारण मैं बता रहा हूं आपको। जैसे मुख्यतः किसी का इलाज होता है किसी अस्पताल में तो डॉक्टर्स होता है, पैरामेडिक्स होता है और अस्पताल की बिल्डिंग और वार्ड्स होते हैं। तो प्राइवेट में तो ये सारी चीजें उपलब्ध थी। उनके पास उपलब्ध क्या नहीं था? उनके पास रेमडेसिविर नहीं उपलब्ध था, उनके पास ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध थी। यदि सरकार उस पर ज्यादा फोकस करके और प्राइवेट को भी हालांकि किया, मैं आपको कानपुर की बात बता रहा हूं, यहां नारायणा हॉस्पिटल है, रीजेंसी हॉस्पिटल है जी। और मैं तो चूंकि लगातार यहाँ लोगों को भर्ती कराता रहा और सरकारी में भी भर्ती कराने में प्रयासरत रहा, तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो उस समय जिलाधिकारी और कमिश्नर थे, जो वर्तमान कमिश्नर हैं राजशेखर, इन दोनों लोगों ने अगर वहां पर लोगों को रिकमेंड किया तो साथ ही साथ जब उनका अस्पताल वालों का आग्रह आया कि हमको ऑक्सीजन चाहिए तो उन्होंने उपलब्ध कराया। तो ताली जब दोनों हाथ से बजेगी तो रिजल्ट बेहतर होगा। अगर यही सब जगह हो गया होता तो शायद स्थिति और बेहतर होती। अच्छा, ये जो दूसरी लहर में इतनी मारामारी हुई उसका आकलन सरकार पहले से नहीं कर पाई और हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहा, जिससे कारण खास तौर से ऑक्सीजन को लेकर के काफी उसका जो मुख्य कारण मुझे दिखता है, हाँ जी जी, उसमें सारा दोष सरकार का नहीं है। ठीक, सरकार ने बराबर इस बात की का ऐलान किया कि ये इस बीमारी के ये सिम्टम्स हैं और उसका ये प्रोटोकॉल है। हमारे पास सिम्टम्स भी उपलब्ध थे, प्रोटोकॉल भी उपलब्ध था। कुछ जगहों पर एसिम्प्टोमेटिक था जिसमें कोई सिम्टम्स के बिना ही कोविड हो गया। जो लोग इस बात का इंतजार कर, जैसे किसी को भी सामने मालूम है कि आपको अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो हो सकता है आपके कोविड हो, या आपका स्वाद जो है वो चला गया हो तो हो सकता है कोविड हो, आपका ऑक्सीजन लेवल घट गया हो, तो ये सब चीजें तो आप घर में ही देख सकते हैं। बुखार नॉर्मल होता तो आप घर में ही देखते हैं, जब तक कोई ऐसी बात नहीं होती आप अस्पताल नहीं जाते हैं। तो वो जो चीजें थी, सिम्टम्स थे जिनके पास आते थे, वो उस प्रोटोकॉल को यदि उसी समय फॉलो कर लेते और उसके बाद अपनी जांच भी चलती रहती। भाई जांच के लिए उन्होंने कोशिश की। अब जो लैब्स हैं उनकी एक सीमा होती है कि इतने वो लैब्स जांच कर सकते हैं। अब ज्यादा लोग आ गए तो अगर जो ये मंशा लैब्स की नहीं होती कि आपको देर में रिजल्ट दें, वो आपको तुरंत रिजल्ट देना चाहते हैं, लेकिन उनकी क्षमता ही 2000 है, वो आ गया 4000 तो क्या करेंगे? दूसरे दिन 6000 आ गया तो वो तो 4000 2 दिन में कर पाएंगे, और आ गया वहां पर 10,000 तो 6000 तो पेंडिंग हो जाएगा। और आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमको कोविड है कि नहीं, उसके बाद हम प्रोटोकॉल शुरू करें। ये बाद में ये चीज लोगों ने शुरू कर दी और सभी लोगों ने इस बात को शुरू कर दी कि जहां पर भी हमको थोड़ी सी भी दिक्कत आती थी तो वो 5 दिन का दवा का प्रोटोकॉल हम शुरू कर देते थे। उसमें ये होता था कि अगर आपको नहीं है तो ऐसी कोई विषमता नहीं उस दवा को खाने से आ सकती थी, आपका इम्यून सिस्टम कुछ वो दवा से स्ट्रांग हो ही जाता। लेकिन अगर वास्तव में आपके कोविड है तो वो सामयिक इलाज आपको ठीक कर देता था। तो ये त्रुटि के कारण बहुत से ऐसी जाने गई जो ये त्रुटि। जी, दूसरा एक ये भी होता है कि इस समय भी देखिए एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय आती है। अब एक्सपर्ट्स कह देते हैं कि 3 महीने में चला जाएगा, अभी पीक पे आ जाएगा, फरवरी में पीक पे हो जाएगा, मार्च से तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, फिर कहते हैं नहीं तो अप्रैल तक चलेगा। फिर इसके बाद दवाओं को लेकर के भी आता है कि आप ये दवा दे दीजिए, फिर उनका नहीं साहब ये दवा जो है गर्भवती महिलाओं के लिए ठीक नहीं है, ये इनके लिए ठीक नहीं है। फिर तीसरी बात आ जाती है कि भाई आयुर्वेद का ये काढ़ा पी लीजिए। आदमी बिल्कुल भ्रमित हो जाता है, करे तो क्या करें? क्या ये नहीं होना चाहिए
कि सरकार की ओर से इस दिशा में भी सीधे सीधे तौर पर गाइडलाइंस आनी चाहिए। देखिए, सरकार की सीधे सीधे तौर पर गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल बताया जाता है, लेकिन ये हिंदुस्तान में ही नहीं सारी दुनिया में रोज रिसर्च होती है, रोज नई रिसर्च होती है, और जब रिसर्च होती है तो लोग रिसर्च को पब्लिक करते हैं, और उसके कारण बहुत सी जो लोग मेडिकल के बारे में नहीं जानते हैं वो अब खाली हैं, घर में हैं, कहीं जा नहीं सकते, वो टीवी देख रहे हैं। टीवी में 4 तरह की इलाज बता दिए गए, तो जो उनको लगता है कि चलो ये कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, हो सकता है कि वो चारों सही हो, लेकिन अंततोगत्वा ये है कि जो प्रोटोकॉल सरकारी होता है, क्योंकि सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो सरकार जब निष्कर्ष पे पहुंचती है तो उसके पीछे बहुत अध्ययन होता है, उसके पीछे जो स्पेशलाइजेशन होता है, वो स्पेशलिस्ट को बैठाल के तब वो एक निर्णय पे पहुंचते हैं, क्योंकि वहां सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ बोलेंगे या एसीएस हेल्थ बोलेंगे, वो उनका अध्ययन नहीं है, वो एक्सपर्ट्स का अध्ययन होगा, जिसको वो एक में समायोजित करके एक निष्कर्ष निकाल के एक फाइनल अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच कर तब वो बोलते हैं। तो बेहतर ये होता है कि जो सरकारी प्रोटोकॉल है लोगों को उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक। क्योंकि ऐसे तो आयुर्वेदिक का अलग है, होम्योपैथिक का अलग है, किसी चीज का अलग है, जो नेचुरोपैथी वाले होते हैं कुछ बताएंगे। यही मैंने कहा। अच्छा, हमारा देश में आयुर्वेद का बहुत बड़ा अध्ययन भी है, और ऋषि मुनियों के जमे से तो जब ये एलोपैथिक नहीं होता था तो आयुर्वेदिक होता था, काढ़ा। और दूसरी एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, हमारी जो लाइफस्टाइल है इसका भी बहुत बड़ा रोल इस बीमारी में है। आप देखिए आदरणीय वर्मा जी, आप पत्रकार हैं, और आप मेरी समझ से 50 साल जब तक हम छोटे से देख रहे हैं आप पत्रकारिता कर रहे हैं। आप अपना बताइए, क्या आप जितना आज से 20 साल पहले घूमते थे उतना आज घूमते हैं? नहीं घूमते हैं। आज जो एयर कंडीशनिंग, हमको सनलाइट मिल ही नहीं रही, हमारी बॉडी में सनलाइट का, हम सनलाइट को जो हमको नेचर दे रहा है, जो ऑक्सीजन हमको नेचर से मिल रही है, और पर्यावरण का इस बीमारी में बहुत बड़ा रोल है। इसको हमको समझना पड़ेगा, और पर्यावरण ने हमको किसी ने इसका अध्ययन किया हो ना किया हो, पर्यावरण जहां पर अच्छा है वहां आप देख लीजिए, आप देखिए कि ग्रामीण अंचलों में इसका प्रकोप उतना नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर लोग सनलाइट से एक्सपोज्ड हैं, बाहर घूमते हैं, उनको वहां पर नेचुरल ऑक्सीजन मिलती है, वहां पेड़ के नीचे बैठते हैं तो उनको नेचुरल ऑक्सीजन मिलती है, वातावरण में नेचुरल ऑक्सीजन है, सनलाइट है। तो जब तक हम पसीना बहता है उनका, मेहनत करते हैं, चलते हैं, आज जितने हेल्थ क्लब्स हैं आप इसमें चले जाइए, हर हेल्थ क्लब में एयर कंडीशनर लगा हुआ है। हर हेल्थ क्लब में हम लोग आजकल कहते हैं कि ये डाइट होती है, वो डाइट होती है। हम मानते हैं कि डाइटिशियंस जो भी कह रहे हैं उनका प्रोफेशन है, उसमें नहीं जाना चाहता हूं मैं, वो सही कहते होंगे अपने हिसाब से, अपनी अध्ययन के हिसाब से। बट एक जो कॉमन आदमी है, जो मेहनत करता है, जो फिजिकल एक्सरसाइज करता है नेचुरल कोर्स में, वो इन सब बीमारियों से नेचुरली बचा रहता है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि उसके पास वो एक्सपोज टू नेचर होता है। ठीक बात है। और हम एक्सपोज टू नेचर नहीं होते हैं। हम गाड़ी में बैठेंगे तो एयर कंडीशन है, हम कमरे में सोएंगे तो एयर कंडीशन है, हम ऑफिस में जाएंगे एयर कंडीशन है, हम मीटिंग करेंगे एयर कंडीशन है, हम बाहर तो जा ही नहीं रहे हैं। हम जब रात में सोएंगे तो बंद कमरे में सोएंगे। और मैं तो इन सब चीजों को प्रैक्टिकली देख चुका हूं, और देख चुका हूं जब भाई ये कोरोना आया तो चूंकि
मतलब पूरा दिन आप या तो सेवा करो या कोई ऐसा काम था नहीं, तो अगर आप पूरे दिन बाहर बैठे रहें तो आपको दूसरी तरह की स्फूर्ति दिखती है। ठीक बात। और ये जो तीसरी लहर आई है, एक तो वैक्सीनेशन इतना हो चुका है इसलिए उसका असर कम है। दूसरी एक चीज और है कि थोड़ा पहले से ज्यादा लोग सजग हैं। ठीक बात। तो आप देखेंगे जितना पहले कम लोग मास्क पहन रहे थे उतना मास्क लोग पहन रहे हैं। जैसे शादियां विवाह हो रहे हैं, बहुत सी अभी शादियां थी, लेकिन लोगों ने मान लिया और उन कार्यक्रमों को नहीं किया। बिल्कुल ठीक बात। तो ये लग रहा है कि लोग धीरे धीरे खो के सीखे हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य और पॉजिटिविटी होनी चाहिए और हमको ये सोचना और समझना चाहिए कि ये बीमारी है, ये सिर्फ सरकार की लड़ाई नहीं है, ये हमारे पूरे देश की लड़ाई है, हर वर्ग की लड़ाई है, हर व्यक्ति की लड़ाई है। और हमारा अगर देश स्वस्थ रहेगा, हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहेगा, तो निश्चित रूप से हम इन सब चीजों से लड़ लेंगे। कोरोना के हाहाकार में हमारे साथ हैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत मिश्र। मैं उनसे लगातार बातचीत भी कर रहा हूं। अनंत जी, मैं एक बात नहीं समझ पाता हूं कि कोरोना जैसी महामारी और उसमें भी राजनीति हो जाती है और फिर राजनीति करने वाले उसको अपना भी लेते हैं, उनके परिवार के लोग भी अपना लेते हैं। तो ये राजनीति कम से कम ऐसी स्थितियों से तो दूर रहना चाहिए, लेकिन राजनीति खूब होती है और वार पलटवार भी होते हैं। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं स्वास्थ्य मंत्री के पद पर 4.5 साल रहा। मैं और लोगों का तो नहीं जानता हूं, ये मानता हूं कि जो भी बैठेगा इस कुर्सी पर वो उसकी सोच वही होगी कि ये प्रदेश हमारा, ये देश हमारा है और जो हम बेस्ट कर सकते हैं वो हम करेंगे। हर व्यक्ति से गलतियां भी होती हैं, लेकिन हम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है ही है क्योंकि हम शपथ लेते हैं। लेकिन उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे मसलों पे मैंने अभी पहले भी कहा है कि देश को एक साथ, ये देश पर समस्या है, तो ऐसे में सबको एक साथ खड़े होना चाहिए और इसमें आलोचना मैं नहीं समझता, ये मेरा विचार है कि इसमें आलोचना नहीं होनी चाहिए। पहली चीज, उसका परिणाम क्या होता है, उसका दुष्परिणाम मैं बता रहा हूं क्या होता है। आपने मेरी आलोचना की, मैं सरकार में मंत्री हूं, मैं उसका जवाब दूंगा, मैं अपनी सफाई पेश करूंगा, बात मेरी खत्म। लेकिन उसका दूरगामी परिणाम यह होता है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे पैरामेडिक्स हैं, जो सिस्टम में एक्चुअल सेवा कर रहे हैं, उनका तो कोई दोष नहीं, उनकी तो कोई गलती नहीं है, वो मॉरली करेक्ट हैं, वो अपनी जान जोखिम में डालकर आपकी सेवा कर रहे हैं, उनके ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ने के कारण फिर जो उनका हौसला होता है, और वो हौसला ही सबसे ज्यादा मैंने कहना मुख्य चीज होती है या कारागार होता है, जिसके कारण वो लोग सेवा और अच्छी तरह करते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति कोई काम करके आए, हो सकता है कि आपने सोचा हो बहुत अच्छा काम करेगा, उसने कुछ कम अच्छा किया हो, और वो काम करके आए और आपके पास पहुंचे, आप उसके सीनियर हैं या आप उसको असेस कर रहे हैं, और आप उसकी कमी बताने के बजाय पहले तो आप उसको शाबाशी दे दें, फिर उसको धीरे से उसकी कमी बता दें, तो वो दूने उत्साह से दूसरे दिन काम करेगा और बेहतर काम करेगा। ये मेरा कारण है कि आलोचना नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीति का ये स्वस्थ रूप कहाँ रह गया है, ये भी तो है। देखिए, मैं इस बात को, आपकी बात से सहमत हूं कि आलोचना होती है। ये विषय अन्य विषयों के तरह होता है जिसपे आप किसी पे दोषारोपण कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जब कोई बहुत विभत्स स्थिति हो जाए और सरकार की तरफ से जो जवाब आए
वो जवाब ऐसा लगे कि वो जवाब थोड़ा सच से परे है, तो आलोचनाओं को पैर मिल जाते हैं। लेकिन मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि आलोचना नहीं होनी चाहिए। ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। आप और चीजों पे आलोचना करिए, लेकिन इस चीज पे आलोचना इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ से कंसर्न्ड है। ये हमारे लोगों की जान से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है, संवेदनशील विषय है। तो इस पे आलोचना से थोड़ा बचना चाहिए और अपना कर्तव्य करना चाहिए जो हमारे लिए संभव है। ठीक बात है। एक बात ये भी आ रही है फुल करके कि हमारी सरकार की प्रायोरिटीज में हेल्थ नहीं है। हालांकि एजुकेशन की बात होती है, लेकिन हेल्थ की इसलिए चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है क्योंकि जिस तरीके से महामारी आई है और जिस तरीके से त्राही त्राही मची, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्वास्थ्य का उतना अच्छा नहीं, बल्कि यूँ कहा जाए तो ना के बराबर। हालांकि अब सरकार उस ओर ध्यान दे रही है। तो क्या आपको लगता है कि जो बजट का एलोकेशन होता है, चाहे सेंट्रल में हो चाहे अपने प्रदेश में हो, उतना पर्याप्त नहीं रहता है जिससे कि आप चिकित्सा सुविधा को जन जन तक पहुंचा सकें और ऐसी जो महामारी अगर कोई आ जाती है तो उससे आप लड़ने में सक्षम हो सकें? देखिए वर्मा जी, ये बहुत ऐसा विषय आपने पूछा है, इसका बहुत ही जटिल और बहुत ही कठिन जवाब है। जब मैं हेल्थ मिनिस्टर बना था, उसकी पूर्व सरकार जितना बजट एलोकेट करती थी, हमारी सरकार ने उस बजट को बढ़ाया और निरंतर हर वर्ष जो बजट आता था उसमें बढ़ता ही था। उसके बाद जो सरकारें आई उन्होंने उससे ज्यादा बजट बढ़ाया। उसके बाद जो सरकार आई, वर्तमान सरकार तक बजट बढ़ता ही रहा। और अब कोई भी सरकार किसी भी दल की हो, उसकी आंसरेबिलिटी, बिकॉज मीडिया, सोशल मीडिया होने के कारण जो आंसरेबिलिटी है वो बहुत बढ़ गई है। और बहुत बढ़ने के साथ कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार और कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री इस चीज को अति गंभीरता से लेना चाहिए भी और वो लेगा भी, क्योंकि इतना प्रेशर है। एक इसमें छोटी सी त्रुटि यह हो जाती है कि बजट हम कहां खर्च करें। अब छोटा सा उदाहरण, जैसे अस्पतालों में, आपको सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलती हैं, लेकिन एक दवा जैसे गर्मियों में जब लू चलती है, ORS पाउडर होता है, जो ये इलेक्ट्रॉल, उसकी आवश्यकता बहुत पड़ती है। उसकी आवश्यकता अब आप जाड़ों में नहीं देखेंगे कि किसी को इलेक्ट्रॉल पाउडर की जरूरत है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉल पाउडर की जरूरत गर्मियों में बहुत होती है। और जो साधारण जनमानस है वो डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी हो गई, वो जान नहीं पाता कि उसका ये सिंपल इलाज, तो उस समय इसकी जरूरत है। बारिश जैसे शुरू होती है तो पैरासिटामोल की आवश्यकता बढ़ने लगती है, और बढ़ने लगती है इसलिए पैरासिटामोल की आवश्यकता इतना बढ़ जाती है कि हर अस्पताल में अगर पैरासिटामोल नहीं होगी तो निश्चित रूप से उस अस्पताल की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, हम बिल्डिंग्स बनाते चले जाएं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते चले जाएं, उससे कोई लाभ नहीं है। सरकार ने एक पहल अभी की है कि जो हमारे डॉक्टर्स नए बनते हैं, उनके जो एग्जामिनेशन, उनकी जो ट्रेनिंग है, उनकी जो पढ़ाई है, उसको
और समय कम करें, क्योंकि देखिए इंजीनियर होता है वो बिल्कुल 4 साल में इंजीनियर बन जाता है, और इसमें 10-11 साल लग और इसमें 10-11 साल लगते हैं अगर वो सुपर स्पेशलिस्ट बन के हो, और उसके बाद अवसर। तो डॉक्टर्स की जो पढ़ाई होती है, अध्ययन होता है, वो जस्ट डबल होता है। तो हम किसी दूसरी प्रोफेशन से उसको अगर तुलना करेंगे तो गलत बात है, ये हम जस्टिस नहीं करेंगे। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमको हैंड्स भी चाहिए, और इन दोनों का ही, जैसे इस सरकार ने, जो वर्तमान में सरकार थी, पिछली सरकार थी, हमारी सरकार के बाद वाली सरकार, उसमें हालांकि हमारी सरकार में नौकरियां दी जाती थी, तो हमने जो पब्लिक सर्विस कमीशन से डॉक्टर्स होते थे, तो जितने हमारे डॉक्टर्स की कमी थी, हमने सारे डॉक्टर्स को भर्ती कर लिया। उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो हमको हमारी सरकार में हमेशा थोड़ी बहुत कमी डॉक्टर्स की रही। लेकिन फिर ये जो नई सरकारें आई, इन लोगों ने ये निर्णय लिया कि जो डॉक्टर्स हमारे रिटायर हो जाते हैं, हम उनको संविदा पे दोबारा रख लेंगे। ये बहुत अच्छा निर्णय था, 70 ये बहुत अच्छा निर्णय था, और ये निर्णय हमारे पूरे संपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करता है। क्योंकि कोई भी डॉक्टर अगर प्राइवेट डॉक्टर होता, 70 साल तक आराम से वो देखता है, भाई कोई किसी को बीमारी है, कुछ है, बट उसकी क्षमता रहती है, वो देखता है। तो हम 70 साल तक उसकी सेवा क्यों नहीं लें? और उस 60 साल के बाद जब हम उसको रिटायर करते हैं ऑफिशियली, तो ये उसके पीछे उसका 50 साल का एक्सपीरियंस होता है, उसका इतना एक्सपीरियंस होता है, वो एक इंस्टीट्यूशन हो जाता है। तो अगर हम उसको बैठाल देंगे घर में, तो हमने एक डॉक्टर को लूज किया, जिसकी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता और उसकी जो क्लिनिकल क्षमता है, उसको हमने सैक्रिफाइस कर दिया। क्योंकि बहुत सा ऐसा होता है कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से डॉक्टर्स जो मेरे साथ काम किए हैं, अभी भी मेरे उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, वो बहुत रिलक्टेंट थे प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए जब वो रिटायर हुए। तो मैंने उनसे कहा, हमने कहा डॉक्टर साहब इसको सेवा भाव से करिए, कॉमर्शियल समझकर मत करिए। और मेरे कहने पे, मेरे मतलब आग्रह पे, उन्होंने छोटा सा क्लिनिक खोला। और मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स काम कर चुके हैं, वहां पर पेशेंट्स का इतना ज्यादा आवागमन होता है, और सरकारी अगर सुविधाएं ना हो तो हमारा पूरा मेडिकल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। हम उसकी आलोचना भी होती है, उसमें त्रुटियां भी बहुत होती हैं, लेकिन एक जो पॉजिटिविटी की बात यह है कि आप देख लीजिए कि जब मेरी सरकार थी, तो रामा देवी पे मान्यवर काशीराम अस्पताल हमने बनवाया था। वो कितने दिन से, आप भी यहाँ के रहने वाले हो, कितने दिन से जमीन खाली थी, पिछले 2500 साल से वो जमीन खाली थी, और स्वास्थ्य विभाग के पास थी, और उसमें जंगल बन गया था। मुझे वो जमीन दिखाई दी जब मैं वहां अस्पताल बनाने के लिए गया। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और सच में मैं बहुत आभारी हूं अपनी माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने सहर्ष 100 बेडेड अस्पताल उसमें स्वीकार कर दिया, जबकि हमारे पास उर्सला के रूप में एक 100 बेडेड अस्पताल था। बिल्कुल। उन्होंने आबादी देखते हुए साउथ के लिए यह स्वीकार किया, और स्वीकार करने के साथ अब मेरी जिम्मेदारी भी बन गई थी, क्योंकि वहां उतनी जगह नहीं थी। तो हमने आर्किटेक्ट से यह कहा, अब ये यहां पर हमारा जो स्वास्थ्य मंत्री है, सरकार है, उसका रोल आ जाता है। हमने उनसे कहा कि हमारे पास जगह कम है, अब हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा भी करना है, तो हमको जो अस्पताल अब बनाना है, हालांकि 100 बेड का ही बनाना है, लेकिन उसकी जो बुनियाद हो इतनी मजबूत हो कि अगर उसको 500 बेड तक ले जाएं, तो उसी के ऊपर बनता चला जाए। और हमारी जो नींव है, वो जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि इसके ऊपर हम 500 बेड बना सकें। ये सोच और विजन होगा। हाँ, तो ये विजन की बात नहीं है, ये जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जिम्मेदारी तो सरकार को ही लेनी पड़ेगी, और सरकार में जो मंत्री है उसको लेनी पड़ेगी। यहां मंत्री का जिम्मेदारी आ जाती है। मैं एक सवाल आपसे और ये जानना चाहता हूं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ हैंड्स, इन दोनों पर बराबर मंथन होना चाहिए, बराबर चर्चा होनी चाहिए।
बराबर विश्लेषण होना चाहिए। और ये जब तक तीन चीजें एक साथ नहीं चलेंगी, दवाई की उपलब्धता, बहुत अच्छी बात, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके बाद हमारी जो क्या नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी मशीन्स और जो भी हैं, और क्या बोलते हैं डॉक्टर्स नहीं और पैरामेडिक्स। मैं एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि बजट पर्याप्त रहता है? देखिए, जो हमारे सरकारी तंत्र के हॉस्पिटल्स हैं, जी जी, उन अस्पतालों के हिसाब से तो हमारा जो बजट बढ़ता रहता है वो ठीक है, वो ठीक है। ठीक। लेकिन यदि हम ये इस पे सरकारों को आगे सोचना चाहिए। ठीक बात। मैं आपसे ये मेरा विचार है, हो सकता है कि हाँ, जो बिल्कुल। मेरा विचार उससे लोग सहमत ना हो, हाँ, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जो बड़े बड़े प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट प्लेयर्स ने बनाए, ठीक है, उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स ने अगर मेडिकल कॉलेज बनाए हैं तो उसके पीछे उनका उद्देश्य कुछ पैसा भी कमाना है, हम उससे सहमत, हम उस विषय में नहीं जाना चाहते। लेकिन सरकार को एक ये सोच होनी चाहिए सरकार की कि अगर हम एक सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा हमारा जा रहा है, हमारा मशीन्स में पैसा जा रहा है, डॉक्टर्स की तनख्वाह में पैसा जा रहा है। अगर हम सरकारी मदद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की कर दें तो शायद, और थोड़ी सी जो हम नियम कानून कायदे हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ कर दें, ठीक बात है, तो एक हमारा बहुत बड़ा पैराफर्नेलिया, ठीक, हमारा सपोर्ट करने के लिए जो हमारा मतलब जो हमारे मेडिकल कॉलेज, बहुत अच्छी बात, उसको सपोर्ट करने के लिए बगल में खड़े। ठीक, क्योंकि आपने देखा इस पैंडेमिक में काशीराम अस्पताल, हैलेट, उर्सिला, सबने काम किया और बहुत मेहनत से काम किया। लेकिन जो हमारे यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उन्होंने भी इस पैंडेमिक में कानपुर के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बहुत 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 बड़ा योगदान दिया, बहुत लोगों की जानें बची। मैं एक आपसे आखिरी सवाल और पूछना चाहता हूं, हालांकि समय मैंने आपका लिया है। आखिरी सवाल, इस समय सबसे टॉप पर क्या होना चाहिए? कौन सी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए या कौन सी आपके पास टिप्स है कि जो कोरोना की ये स्थितियां चल रही हैं उनसे निपटने के लिए या आने वाले भविष्य के लिए क्या कोई इसके लिए कोर्स बन जाना चाहिए? क्या, मैं एक छोटी सी टिप्स चाहता हूं। वैक्सीनेशन, ठीक बात है। वैक्सीनेशन आपके लिए उपलब्ध है, सब जगह उपलब्ध है, प्राइवेट में भी उपलब्ध है, वैक्सीन्स बन रही हैं। हमको अपनी जिम्मेदारी, हमको इसका इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई हमको प्रेरित करेगा। बिल्कुल सही बात है। हमारी जान हमारी है। नंबर 2, हमको मास्क लगाना चाहिए, ठीक बात है। और हमको अगर इसके बावजूद भी, अगर हिदायतों को पालन करने के बावजूद भी अगर हमको कोरोना हो जाए तो उसका जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करके अपने आप को आइसोलेट करना कर देना चाहिए। ठीक, बहुत आपने देखा होगा कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जैसे राजनेता हैं, मंत्री हैं, वो लोग ट्वीट करते हैं, ठीक बात है, कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं, जितने लोग मेरे संपर्क में आए हैं तो अपनी जांच करा लें। ठीक बात है। इसी तरह हमको भी, अगर हमको ये पता चलता है तो कम से कम हम दिन भर व्हाट्सएप करते हैं, दिन भर फोन मिलाते हैं, दिन भर लोगों के साथ, तो स्मरण करके कि हम एक 5 दिन में 10 दिन में किन किन से मिले हैं, उनको ये सूचना कर दें कि भाई हमें कोरोना हो गया है, ठीक बात है, आप अपनी जांच करा लें। और एक जो सबसे सरल उपाय जो मैंने पहले कहा था कि अगर आपको लगे कि आप जो कोरोना के सिम्टम्स हैं वो आप में हैं, तो आप इसको बीमारी समझकर
आप उसको दवा लेना प्रारंभ कर दें। हालांकि आजकल तो जांच रिपोर्ट बहुत जल्दी आ रही है, फिर भी अगर सिम्टम्स हैं तो आप इमीडिएटली उस सिम्टम्स का इलाज उपाय करना शुरू कर दें बिना रिपोर्ट का इंतजार ठीक किए। बहुत बहुत धन्यवाद। उसको कोरोना की कोई बहुत बड़ी चीज के तरह ट्रीट ना करें, उसको तुरंत उसका इलाज उपचार शुरू करें। ठीक बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से विचार भी व्यक्त किए और निश्चित रूप से आपका सघन अध्ययन भी है। मैं आपका बार बार अभिनंदन भी करता हूं और निश्चित रूप से एक बार फिर स्मरण कराता हूं कि कानपुर के लिए आपने बहुत कुछ किया है। आपने काशीराम की चर्चा की, आज जो मेट्रो चल रही है इसका भी सपना आपने राष्ट्रपति जब यहाँ प्रतिभा पाटिल आई थी उसे प्रस्तुत किया था। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।